अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी ठोस गुफ्तगू से वहाँ मौजूद लोगों के होश ठिकाने आ गए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वालिद साहब को भी शायद मेरे ऊपर यकीन हो चला था कि मैं बहरहाल बेगुनाह हूँ और मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यूँ भी ख़त के मज़मून में इसकी निशानदही नहीं होती थी। तब वालिद साहब ने जुलेखा का ख़त मेरे हवाले कर दिया। मैंने सुकून से ख़त पढ़ा और इन्हें लौटा दिया। हालात किसी हद तक मेरी समझ में आ रहे थे। एक गोना खुशी तो हुई कि किसी न किसी तौर से इनको शिकस्त हुई। इस ख़त का क्या मकसद है, वालिद साहब ने पूछा। मेरा ख्याल है इस सवाल की ज़रूरत नहीं रह जाती। एक लड़के ने अपना शरई हक़ मांगा है, क्या तुम इसके मुआविन नहीं हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। बहरहाल तुम एक नाकारा इंसान हो। अभी तक तुमने अमली ज़िंदगी नहीं अपनाई, इसलिए मुझे तरद्दुद है। मेरा ख्याल है कि तुम जुलेखा को खुश नहीं रख सकोगे। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने यही कहा। क्या मतलब? मैं किसी को खुश नहीं रख सकता। मैं अभी तक कोई हैसियत नहीं हासिल कर सका। इन मामलात की तरफ तवज्जो देना भी हिमाकत है। लेकिन जुलेखा की निस्बत का ऐलान किया जा चुका है। इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं है, हमारी ही है। निस्बत ज़रूर होगी और तुम्हारे साथ होगी। ख़ानदानी वक़ार को संभालना है, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम अपने फजूल मशागिल तर्क करके इंसान बनोगे। जुलेखा से इसी शर्त पर तुम्हारी शादी हो सकती है। वालिद साहब ने गोया मेरे ऊपर एहसान किया। मेरा ख्याल है हर किस्म की गलतफहमियाँ दूर कर ली जाएँ। अब्बू हुज़ूर, ये किसने कह दिया कि मैं भी जुलेखा से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ? मैं किसी से शादी के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। रह गई फजूल मशागिल से इज्तिनाब की शर्त, तो अगर मैं इन्हें फजूल समझता तो कभी इख्तियार न करता। सरफराज, तू हमारे ज़ब्त का इम्तहान ले रहा है, वालिद साहब चीख कर बोले। नहीं अब्बू हुज़ूर, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन आप खुद ख्याल फरमाइए, मैं इसे बहन समझता हूँ। इसके बारे में ऐसा तस्वुर भी जहन में नहीं ला सकता। और अगर तुझे हुक्म दिया जाए कि तू जुलेखा से शादी कर ले, तब मेरी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि मैं इस शादी से इनकार ही करूँगा। तो इस कदर खुदसर, इस कदर जलील और कमीना सिर्फ साबित होगा। हमें अंदाज़ा नहीं था। लेकिन तू क्या समझता है, क्या हम तेरी इस खुदसरी को माफ़ कर देंगे? मैं खामोश रहा। अभी कोई फ़ैसला ना करो, हम इसे समझाएंगे, फूफो जान ने कहा। फैसला हो जाने दें, फिर मैं हर फैसले के लिए तैयार हूँ। आप लोगों का समझाना बेकार साबित होगा, मैंने होंठ सिकोड़ कर कहा। फैसला हो जाने दें फूफो जान, मैं हर फैसले के लिए तैयार हूँ। आप लोगों का समझाना बेकार साबित होगा, मैंने होंठ सुकेड़ कर कहा। सरफराज, सरफराज, मैं तुझे आग करता हूँ, मैं तुझे आग करता हूँ। नालायक बदबख्त, फ़ौरन मेरा घर छोड़ दे, मेरी जागीर छोड़ दे। मैं तेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता, कमीने ज़लील। मैं तुझे आग करता हूँ, अभी इसी वक्त निकल जा, अभी इसी वक्त निकल जा। वालिद साहब गुस्से से कांपने लगे। इनके मुंह से झाग उड़ रहे थे। सच्ची बात यह है कि रंज मुझे भी हुआ था, लेकिन इस माहौल से खुद मैं भी इस कदर बेजार था कि इसके तसल्लुत से आज़ाद होना चाहता था। मैं जानता था कि यहाँ मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं ना होऊंगा तो किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर क्या फ़ायदा इस ज़मींदारी के चक्कर से? कोई मेरे बारे में नहीं सोचेगा। नए जहानों की सैर की जाए, एक आज़ाद इंसान की ज़िंदगी गुजारी जाए। ज़िंदगी यूँ भी क्या हैसियत रखती है? इंसान का क्या है, आज है कल नहीं है। बेकार है, सब बकवास है। लोग न जाने क्या क्या कहते रहे, रोना पीटना मच गया, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी और लोगों के रोकने के बावजूद घर से निकल गया। मैंने जहन को आज़ाद छोड़ दिया था। मैंने देखा कि रोकने वालों में हमदर्द कोई नहीं है, सब रस्म पूरी कर रहे हैं, सिर्फ रस्मों से मुझे हमेशा नफरत रही। ज़िंदगी मेरे लिए कुछ और रास्ते मुरतब कर रही थी और मैं उसी के उसूल पर अमल कर रहा था। चुनांचा मैं इसी रोज़ संजीला छोड़ दिया। सबसे पहले मैंने इरशादाबाद का रुख किया, जहाँ मेरा एक दोस्त आरिफ रहता था।
आरिफ तालिब इल्मी के दौर में मेरे साथ था, मुखलिस दोस्त था। तालीम छोड़कर शादी कर ली थी। अब इसके 2 बच्चे थे, एक बीवी थी और इरशादाबाद में अनाज का बहुत बड़ा आढ़ती था। मुझे देखकर खुश हो गया। कई बार अपने यहाँ आने का कह चुका था, लेकिन मुझ जैसे आवारागर्द के लिए वादा निभाना बेहद मुश्किल था। एक रोज़ भी इसके यहाँ नहीं जा सका था। कैसे मेरे नसीब खुल गए, कैसे मैं याद आ गया। वो मुझसे लिपटे लिपटे बोला, बस याद आ गए। मैंने मुस्कुराहट से कहा, सामान वगैरह कहाँ है? क्या जल्दी भाग जाने का इरादा है? कान खोल कर सुन लो, 1 महीने से पहले नहीं जाने दूंगा। आरिफ ने कहा, 1 महीना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कहो तो यहीं रिहाइश अख्तियार कर लूँ, तुम्हारे साथ कारोबार में शरीक हो जाऊँगा। हाय हाय, ऐसी बातें ना कर, जिन्हें सुनकर हैरत होने लगे कि काश ऐसा हो सकता। सच बताओ सरफराज, सामान वगैरह नहीं है? सामान के झगड़े कभी पहले पाले हैं जो अब पालूँगा। बस तन के लिबास में आया हूँ। खैर लिबास की क्या है, यहाँ भी तैयार हो सकते हैं। आओ तुम्हें नदीमा से मिलाऊँ, बड़ी खुश होगी तुम्हें देखकर। अक्सर तुम्हारे तस्करे होते रहते हैं। और वो मुझे लेकर अंदर पहुँच गया। खूबसूरत सी औरत बड़ी पाकीज़ा मुस्कुराहट रखती थी, इंतहाई खुलूस से मिली, पढ़ी लिखी थी, आदाब महफिल और गुफ्तगू के अंदाज जानती थी। इनके साथ रहकर मैंने सोचा, शादीशुदा ज़िंदगी इतनी बुरी तो नहीं होती, बशर्ते कि नदीमा जैसी बीवी मिल जाए। तब मेरे जहन में जुलेखा आ गई। इस अहमक लड़की को क्या सूझी थी? क्या वो मेरी हैसियत से नावाकिफ़ थी? क्या मिलता इसे मुझ जैसे नाकारा इंसान के साथ रहकर? भाईजान ज़्यादा बाइज़्ज़त थे, साहिब हैसियत थे और मुस्तकबिल के बड़े ज़मींदार थे। लेकिन आखिर ये जुलेखा मुझसे शादी करना क्यों चाहती थी? मैंने तो कभी इसे इस निगाह से नहीं देखा। आरिफ के यहाँ रहते हुए मुझे 3 दिन गुजर गए। आरिफ इसी तरह पुरमोहब्बत था, इसी तरह पुरखुलूस था, लेकिन मैंने इसे हकीकत नहीं बताई। मैं किसी को भी अपनी उलझनों में शरीक करना नहीं चाहता था। मैं अपने हालात से खुद निपटना चाहता था। आरिफ ने मेरे लिए एक जोड़ा कपड़े भी सिलवाए, हालांकि मैंने इसे काफ़ी मना किया था। 5वें रोज़ मैंने आरिफ से इजाज़त चाही। क्या बकवास है, अभी आए हुए दिन ही कितने हुए? नहीं सरफराज, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। तो फिर संदेला में कौन सी तुम्हारी बीवी बैठी हुई है? मैं संदेला नहीं जा रहा आरिफ, मैंने कहा। फिर वो बोला, बस ऐसे ही कुछ काम है। कोई काम नहीं, बस तुम नहीं जा सकते। जिद ना करो आरिफ, अजनबी लगता है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। अरे तेरे लिए खुलूस की क्या कमी है? ज़मींदार की औलाद है, आरिफ हंसते हुए बोला। ऐसे बातें मत करो आरिफ, मैंने दुखी दिल से कहा। खैर मगर तुम अभी जाओगे नहीं? जाना ज़रूरी है आरिफ, बराए करम मुझे मत रोको। मगर तुम कह रहे थे संदीला नहीं जाओगे? हाँ, फिर कहाँ जाओगे? कुछ ज़रूरी काम है, दिल्ली जाऊँगा। ओह, अगर ऐसी ही ज़रूरी बात है तो फिर मजबूरी है, लेकिन वापसी पर यहाँ रुकते जाओगे, उसने कहा। और मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। भैया की उदासी तो बता रही है कि कोई याद आ रहा है, नदीमा ने हंसते हुए कहा। हाँ भाभी, बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन बहरहाल मैंने अपने तैयार कर लिया। फिर मैंने आरिफ से अलग जाकर कहा, आरिफ मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। हाँ ले लो, कितने दरकार है? मुमकिन है आरिफ, मैं यह रकम तुम्हें कभी वापस ना कर सकूँ। लानत है रकम पर, मगर यार बात क्या है? इस बात को खासा बदला है। कोई बात नहीं है। हाँ, तुम मुझे 1000 रुपये दे दो। अबे 10,000 ले ले, मगर मेरी जान बात तो बता दे। कोई बात नहीं है, क्या बताऊँ, मैंने कहा। बहरहाल आरिफ की ज़िद के बावजूद मैंने इसे कुछ नहीं बताया और फिर आरिफ ने मेरे लिए दिल्ली का टिकट मंगवा दिया।